मैं कहाँ हूँ? उसने सामने कुर्सी पर बैठे शख्स को धुंधलाई आंखों से देखते हुए पूछा। सर पर मौजूद बल्ब की रोशनी में वो बामुश्किल अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी, जो दवाई के जेरे असर अब भी बंद हो रही थी। न जाने क्या दुश्मनी थी, उसे यहाँ क्यों लाया गया था, लेकिन ये भी अंदाजा हो रहा था कि सामने बैठे शख्स के इरादे कुछ ठीक नहीं। तभी तो वो रस्सियों में जकड़ी इस नीम अंधेरे कमरे में मौजूद थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों बांधा है मुझे? कुर्सी पर बैठी वो चिल्लाई, साथ साथ रस्सियों से जकड़े हाथों को आजाद करने की कोशिश भी जारी थी। ऐ छोकरी, चीख नहीं, समझी? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू एक औरत है। कमरे में कराहत भरी आवाज गूंजी। इस सफ़े नाजुक ने फिर अपनी आंखों को खोलते हुए उस शख्स को देखना चाहा, पर बल्ब की चुभती रोशनी ने उसकी कोशिश को एक बार फिर नाकाम बना दिया था। जिंदगी चाहती है तो मुंह बंद करके बैठ। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो कड़क लहजे में बोला, कौन कौन हो, क्यों मारना चाहते? अभी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि एक बार फिर वो बेहोशी की तरफ जाने लगी। सामने बैठा शख्स खामोशी से उसकी बंद होती आंखों को देखता रहा। चंद लम्हे गुजरे कि अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता वो उसके पास आया और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे करता जेरे लब बुड़बुड़ाया, वो क्यों मारना चाहता है तुझे? वो अस्पताल के कमरे में बैठी बेबसी से अपनी माँ को देख रही थी, जो कैंसर के बासित एक बार फिर इस अस्पताल में मौजूद थी। डॉक्टर इन्हें जवाब दे चुके थे, जिसके बाद से उसका दिल कर रहा था फूट फूट कर रोए, लेकिन जवेरिया की तबीयत के बासित वो खुद पर जब्त करती इनकी बातें सुन रही थी। आयमा, तुम्हें घर जाना चाहिए, काफी थक गई हो। इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, वो नफीस सी आवाज में उसके भरे भरे वजूद को देखते हुए बोली। लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उसने परेशानी से जवेरिया को देखा, जो तीसरी चौथी बार उसे घर जाने का कह चुकी थी। एहसान है मेरे मेरे पास, तुम जाओ। उन्होंने कहते हुए हुए 17 साला बेटे एहसान की तरफ देखा, जो कुर्सी पर बैठा खामोशी से माँ बहन की गुफ्तगू सुन रहा था। ठीक है, पर कोई बात हो तो एहसान, मुझे फौरन कॉल करना। वो कहकर उठ खड़ी हुई और इन दोनों को अलविदा कहती हुई अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल उदास था, बेहद उदास। कहने को तो जवेरिया उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने सगे बेटे एहसान और एमा में फर्क नहीं किया था। एमा की माँ सीमा की इसकी पैदाइश के दौरान ही खालिक के हकीकी से जा मिली थी, जिसके बाद रमीज शेख ने एमा को संभालने की खातिर अपनी साली जवेरिया से शादी कर ली थी। मगर 3 साल पहले हार्ट अटैक के बाद वो भी इन तीनों को रोता छोड़कर अपनी आखिरी आरामगाह में जा सोए थे। और आज 3 साल बाद जवेरिया भी उसे खुद से दूर जाती हुई महसूस हो रही थी। उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा, इसलिए फौरन टैक्सी लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। माई वाइफ, तुम रो रही हो? स्पीकर से एहतशाम की मुंतफिकिर सी आवाज उभरी। घर आने के बाद वो आराम करने की गर्ज से बेड पर लेटी थी कि उसे एहतशाम की कॉल आ गई। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, वो बोली तो आवाज भड़क गई। तुम रोना बंद करो, इस तरह अपनी तबीयत खराब कर लोगी। एक काम करो, घर से बाहर निकल कर करीबी पार्क चली जाओ, इससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा, बेहतर महसूस करोगी। आयमा तकलीफ के मर्रे से गुजर रही थी, इसलिए एहतशाम उसे चुप कराता हुआ बोला। वो इस वक्त इस्लामाबाद में था, मगर सुबह से कई बार कॉल कर चुका था। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ और अब सोने लगी हूँ, बाद में सो जाना। घर से बाहर निकलो, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक रहेगी तो तुम एहसान और जवेरिया आंटी को संभालोगी। वो नरमी से बोला। ठीक है, मैं वो आती हूँ, शायद इससे मैं कुछ हल्का फुल्का महसूस करने लगूं। उसने हामी भरी। गुड, अब बाहर जाओ, फिर वापस आकर मुझे कॉल करना, बाय। मुस्कुराकर कहता वो कॉल काट काट गया। इन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। एमा कराची के रहने वाली थी, जबकि एहतशाम का तलक इस्लामाबाद से था, लेकिन 7 साल पहले कारोबार के बासित वो कराची आया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात रमीज शेख से हुई थी। चंद माह में इनकी अच्छी जान पहचान बढ़ गई थी, जिसकी बुनियाद पर रमीज शेख ने एहतशाम कुरैशी के साथ मिलकर अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहा। इस दौरान एहतशाम का इनके घर आना जाना काफी बढ़ गया था। जब भी वो इनके घर आता तो अक्सर उसका सामना एमा से हो जाता। इन्हीं गैर इरादा
मुलाकातों में जहाँ दोनों के दरमियान बेतुल्फ़ी की दरार गिरी, वहीं दिल की सरज़मीन पर चाहत की कली खिल उठी। जवेरी और रमीज़ को भी क्या एतराज़ होना था। देखा भाला कारोबारी लड़का था, मौका गनीमत जानकर उन्होंने फ़ौरन इस रिश्ते के लिए एहतशाम की अम्मी को हाँ कर दी और यूँ अम्मा 20 साल की उम्र में अम्मा रमीज़ से अम्मा एहतशाम बन गई। अम्मा ने गहरा साँस लिया और अपनी चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल गई। उसका दिमाग बिल्कुल मौफ हो रहा था। वो यूं ही गैर दिमागी से सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक एक वैन उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले वो कुछ समझकर किसी को मदद के लिए पुकारती, इनमें से एक आदमी ने तेजी से वैन का दरवाजा खोलकर उसे अंदर की जानिब खींच लिया। एक बार फिर उसने आंखों को खोलने की कोशिश की। चकराता हुआ सर, ऊपर से चुभती बल्ब की रोशनी उसकी कोशिश को नाकाम बना रही थी। उसने वापस आंखें बंद कर लीं। "ए छोकरी, खाना खा ले।" दरवाजा खोलकर अंदर आता आदमी उसे एक नज़र देखकर नजरें नीचे झुका गया। एम्मा ने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा, जो कम से कम 15-16 साल का लड़का था। उसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों बांधा है यहाँ? वो उसे देखकर चिल्लाई। बॉस ने कहा है तुम्हारा इस हालत में चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं, खाना खा लो। वो कहता हुआ आगे बढ़ा और उसका दाएं हाथ खोलने लगा कि वो आसानी से खाना खा सके, जबकि एम्मा उसकी बात सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। कैसे अजीब किडनैपर थे, जहाँ एक तरफ उसे अगवा किया था, वहीं दूसरी तरफ इसकी हालत का ख्याल भी कर रहे थे। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो। वो एक बार फिर चिल्लाई। बॉस आएंगे तो इनसे बात करना, फिलहाल खाना खाओ। 10 मिनट बाद आऊं तो प्लेट खाली मिले। ट्रे उसकी गोद में रखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अहमद ने एक नज़र अपने दाएं हाथ पर डाली, जो रस्सी की कैद से आज़ाद था, और दूसरे बाएं पर, जो अभी भी कैदी बना था। वो बमुश्किल एक हाथ से निवाला बनाकर हलक से उतारने लगी। अजीब बेबसी थी, लेकिन इस हालत में नखरे भी तो नहीं दिखा सकती थी, वरना कभी इस खाने को हाथ ना लगाती। खाना खा लिया उसने। सोफे पर बैठा शेर अफगन अपने सामने खड़े न्याजी को देखकर पूछने लगा, जो अदब से सर झुकाए खड़ा था। जी बॉस, खाना खा लिया है। ठीक है, अब तुम जाओ। वो कहता हुआ खुद भी सोफे से उठ खड़ा हुआ और राहदारी से गुजरकर उस कमरे में आया जहाँ एम्मा रस्सियों में जकड़ी चीखने चिल्लाने में लगी थी। तुम आखिर बताओगे क्यों लाए हो मुझे यहाँ? शेर अफगन को देखते ही आयमा ने रोते हुए पूछा। चुप, बिल्कुल चुप। जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दे। पहले के मुकाबले में वो अब जरा नरम लहजे में गोया हुआ और उसके सामने रखी कुर्सी पर आगे को झुककर बैठ गया। वो क्यों मारना चाहता है तुझे? उसके पूछने पर एम्मा रोना धोना भूलकर उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। शेर अकबर, जो कुर्सी पर आगे को झुक कर बैठा था, पीछे हुआ और कुर्सी से पुश्त लगाता बतूर उसके चेहरे को देखने लगा। बिलाशुबह सामने बैठी लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी थी। फिर न जाने उस शख्स की क्या दुश्मनी थी जिसने उसे मारने के लिए शेर अकबर को पैसे दिए थे। कौन मारना चाहता है मुझे? उसकी नज़र और कमरे में फैली खामोशी से घबरा कर अहमद ने फिर पूछा। शेर अकबर चंद लम्हे मजीद उसे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तेरा शौहर। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा वो आराम से टीवी देख रहा था, जब मोबाइल की बजती टून ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुबलत करवाई। उसने एक बेजान नज़र सामने टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर डाली, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने हाथ में पकड़े रिमोट से टीवी की आवाज़ कम की और फिर टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, तुम्हारी बीवी को हमने उठा लिया है। एहतशाम के हेलो कहते ही शेर अकबर की आवाज़ उभरी, जिस पर एक मकरूह मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई। चंद पल की खामोशी के बाद वह मुख्तसर सा बोला, द किल हर। आयमा फटी फटी नजरों से कभी मोबाइल को तो कभी शेर अफगन को देख रही थी। चंद सेकंड पहले सनी एहतशाम की आवाज़ ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसके अपने शौहर ने उसे मरवाने के लिए किसी किडनैपर को पैसे दिए थे। सुन ली अपने मर्द की आवाज़, अब तो यकीन हो गया होगा। कमरे में जो गूंज थी शेर अकबर की आवाज़ पर, उसने शर्म से अपना सर झुका दिया। कैसी बदनसीब औरत थी वो! शौहर तो बीवी का साहिबान होता है और बीवी शौहर की इज्जत, जबकि उसके अपने शौहर ने खुद अपनी इज्जत को कत्ल करने के लिए गुंडे को सौंप दिया था। ना सिर्फ बीवी बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी। देख, डर नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करता। उसके झुके सर को देखकर शेर अकबर नरमी से बोला, जिस पर एक झटके से अहमा ने सर उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। क्या इतनी हैरान क्या हो रही हो? गुंडा जरूर हूं, मगर अपने भी कुछ असूल हैं। वो सुकून से बोलता कुर्सी पर मजीद फैल कर बैठ गया। क्या मतलब?
اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جان سے زیادہ اب عزت اور اپنے بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھ، ہم عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اس لیے بے فکر ہو جا، تجھے کچھ نہیں کریں گے ہم۔ مگر ایما کے گلے میں گلٹی سی ابری، نہ جانے وہ اس مگر کے آگے کیا بول دے۔ کہا نہ، ڈر نہیں، تجھے بس ایک دو دن ادھر رہنا ہوگا، سکون سے بولتا وہ ایما کا سکون غارت کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں ملتی تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایما نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہے، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جا۔ احمد کی پریشانی کو بھانپ کر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتی ہی اس نے احتشام کو کال ملائی اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیر اکبر نے موبائل کان سے ہٹا کر تصف سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے ایما کے لیے افسوس ہو رہا تھا، وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جائے گا، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام شفاقی سے بولا، اتنی سی بات، تم لائن پر رہو، ابھی تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اپنے صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا، ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جو تابداری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیر افغان اندر داخل ہوا جہاں وہ رسیوں میں جگڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو، اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہتے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول ایما کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیر افغان کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم! اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ ایما کی چیخ بھی گونجی تھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے دھمکانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا، پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی ایما کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھول لو، مری نہیں ہو۔ شیر اکبر کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔ تم نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ ایک دم اس کی زبان سے پھسلا، کہا تھا نا تم سے ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ ایما کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی تھی، جو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تھا کہ تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا ایما کو ایک اور جھٹکا، تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو۔ تو یہ کہ میں بھی لہاری میں ہی رہتا ہوں، اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھی اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے۔ وہ اس کے تاثرات کو بطور دیکھتا ہوا اس پر ایک نیا انکشاف کر گیا۔ ایما حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ ماں کے ذکر پر اسے ہسپتال میں موجود جویریہ یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی ماما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں، 3 بجے تمہارا شوہر پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گلے میں ایک گلٹی سی ابھری کر تبھی شیر افغان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایما سان روکے اب بھی اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ احسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور ایما کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا، لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔
क्या हुआ, बात हुई? आंखें खोलते हुए उन्होंने नफीस सी आवाज में पूछा। नहीं, कॉल नहीं उठा रही। उसने नफी में सर हिलाया। एहतशाम को कॉल करके पूछो, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी करता हूँ। साहबत में सर हिलाते हुए उसने अब की बार एहतशाम को कॉल मिलाई, जो दूसरी बेल पर ही उठा ली गई। हेलो। स्पीकर से एहतशाम की आवाज उभरी। भाई, आप ही कॉल नहीं उठा रही? आपकी इनसे बात हुई थी? नहीं, आज तो नहीं हुई, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ उसे कॉल। जी ठीक है। एहतशाम के कहने पर वो कुछ पुरसुकून और हुआ और कॉल बंद करके जवेरिया को देखने लगा, जो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। एहतशाम बोल रहे हैं, इनकी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अभी वो सो रही होंगी, आप परेशान ना हो। जवेरिया की तबीयत के बारे उसने झूठ बोला। न जाने वो मुतमईन हुई या नहीं, पर खामोशी से दोबारा आंखें बंद कर ली थी। वो कुर्सी पर बैठी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जहां कमरे के कोने पर टूटी हुई कुर्सियों के सिवा और कुछ मौजूद नहीं था। सर पर एक बल्ब लटक रहा था और उसके नीचे रखी कुर्सी, जिस पर वो खुद कुर्सी से बंधी बैठी थी। कमरे में एक खिड़की भी मौजूद थी, मगर काफी ऊंचाई पर होने के बाद से सूरज की हल्की फुल्की रोशनी ही अंदर आ रही थी। पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, उसने अफसुदगी से सोचा। शेरगन उसे आज़ाद करने वाला था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जाए तो कहाँ जाए। एहतशाम उसके साथ ऐसा भी कर सकता है, उसे हरगिज़ उम्मीद ना थी। अगर वो खुद एहतशाम के मुंह से वो सब ना सुनती, तो कभी इस गुंडे की बात पर यकीन ना करती। क्या सोच रही हो? अंदर आते उस शेर अकबर ने उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। वो खामोश रही। चलो, तुम्हारी वापसी का वक्त आ गया क्या? हाँ, अब तुम आज़ाद हो, मगर यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, इसीलिए फौरन ये शहर छोड़कर चली जाना। वो उसकी रस्सी खोलते हुए साथ साथ हदायत भी दे रहा था। पर मैं जाऊंगी कहाँ? वो उलझी। इस्लामाबाद। ये मेमोरी कार्ड और ये पैसे ट्रांसफर करने की रसीद रखो, वहां जाकर पुलिस को सबूत के तौर पर दे देना, ताकि तुम्हारे शोहर को गिरफ्तार किया जा सके। उसने दोनों चीजें अहमद की जाने बढ़ाई है। वो हैरत से उसे देख रही थी, जो एक गुंडा होकर इस अजनबी लड़की की मदद कर रहा था। लेकिन मैं कैसे एहतशाम को जेल भेज सकती हूँ? तो क्या उसे आज़ाद छोड़ दूंगी, ताकि वो अगली बार खुद अपने हाथों से मार दे? उसके माथे पर बल पड़े, जबकि अहमद चुप सी हो गई। चलो, बाहर टैक्सी खड़ी है, अपनी चादर से मुंह ढांप कर बाहर आ जाओ। वो कहकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। अहमद ख्वाब किसी कैफियत में चलते हुए उसके पीछे आई और टैक्सी में बैठकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। कुछ देर जवेरिया और एहसान के पास बैठकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, मगर जाते जाते इन्हें अच्छे से ताकीद कर गई थी कि एहतशाम का फोन आए तो उसे ना बताएं कि वो इनसे मिली है या इस्लामाबाद आ रही है। वो उसे सरप्राइज देगी, लेकिन दर हकीकत वो इसके इल्म में आने से पहले जल्द से जल्द इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी, ताकि पुलिस के जरिए एहतशाम को गिरफ्तार करवा सके। एहतशाम ऐसा कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस्लामाबाद आने के बाद वसीदा नादिया के पास आई थी, जो यहाँ रहते हुए उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। तुम्हारे सामने है रिकॉर्डिंग और मैसेज। एमा मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकालते हुए बोली। इस मेमोरी कार्ड में एहतशाम के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, जिसे देखते और सुनने के बाद नादिया भी हैरत ज़द रह गई थी। मेरी समझ मेरी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? वो किडनैपर बिल्कुल ठीक कह रहा था। एहतशाम को जब मालूम होगा तो तुम जिंदा हो, वो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। और वैसे भी हर कोई उस किडनैपर की तरह नहीं होता। मुझे तो हैरत हो रही है, उसने तुम्हें सही सलामत कैसे छोड़ दिया? सारी बात जानने के बाद नादिया को सबसे ज्यादा हैरत उसी एक बात पर हुई थी। शायद अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया, वरना न जाने क्या होता। मैंने कहते हुए गहरा सांस लिया। उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। वैसे था कौन वो? तुमने नाम वाम नहीं पूछा, जैसे वो मुझे बताता। और वैसे भी मैं उस हाल में नहीं थी कि ये सब पूछती। वो जलकर बोली। अच्छा, अच्छा, चलो छोड़ो, हमें अब जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। चलो उठो। नादिया कहती हुई उठ खड़ी हुई। ऐमान ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद मेमोरी कार्ड पर डाली, फिर गहरा सांस खींचकर खुद को पुरसुकून करती पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई। एहतशाम, ये सब कैसे हुआ? आखिर कौन थे वो लोग? क्यों मारा आयमा को उन्होंने? एक ज़ईफ और खातून ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, जो सत्ते की हालत में सेहन में बैठा हुआ था। बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। आस पड़ोस के लोग उस वक्त एहतशाम के घर पर जमा थे। जब
सबको एमा के अगवा होने और मरने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद एक-एक करके हर कोई उसके दुःख में शरीक होने आ रहा था। आखिर को ये वक़्त ही ऐसा होता है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। बेटा बस सब्र करना, जाने इस मासूम से क्या दुश्मनी थी, कितनी प्यारी बच्ची थी और अब तो माँ भी बनने वाली थी। एक और खातून बोली जबकि अपने ही घर से थोड़े फासले पर गाड़ी में बैठी आमना दुःख से इस तमाशे को देख रही थी। कल से अब तक वो खुद को बारहा समझा चुकी थी, मगर उस दिल का क्या करती जो खून के आंसू रो रहा था। वो खुद पर ज़ब्त करती गाड़ी से उतरी और धीरे-धीरे मज़बूत कदम उठाती दरवाज़े के सामने जा खड़ी हुई। सरप्राइज़! मैं ज़िंदा हूँ। एहतशाम जो सर झुकाए बैठा था, इस आवाज़ पर एक झटके से सीधा हुआ। बाकी सब भी हैरत से उसे देख रहे थे। आयमा तुम ज़िंदा हो। खुद पर काबू पाते हुए वो आयमा की जानिब बढ़ा, मगर कानों में पड़ते पुलिस सायरन की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखने लगा, जो बेतासर चेहरा लिए खड़ी थी। "यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर एहतशाम।" पुलिस ऑफिसर वैन से निकलकर उसके सामने आया। "किस जुर्म में क्या किया है मैंने? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अपनी बीवी को अगवा करवाने और उसको कत्ल करवाने के जुर्म में। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा।" ऑफिसर की बात पर एहतशाम ने घबरा कर एम्मा की तरफ देखा, जो अब नफरत से उसे देख रही थी। क्या उसे सब पता चल गया था? घर आए सारे लोग अब चहमगुइयां कर रहे थे। उसने एक नज़र सब पर डाली और फिर पास खड़ी औरत को धक्का देकर भागने ही लगा था कि पुलिस एहलकार ने आगे बढ़कर तेजी से उसे काबू किया। छोड़ो मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा एहतशाम?" एम्मा ने अफसोसगी से उसे देखते हुए पूछा, जो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। "क्यों किया? मुझे अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाना चाहिए था। सारी मेहनत मेरी और कारोबार तुम भाई-बहन का। अब जब सच सामने था तो एहतशाम ने भी कोई लिहाज़ नहीं किया।" एमम बेयकीनी से उसे देखने लगी, यानी वो सिर्फ़ उसे रास्ते से नहीं हटाता, बल्कि आगे जाके उसके भाई को भी नुकसान पहुँचाता। "लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं वापस आऊँगा, याद रखना।" पुलिस वैन की तरफ जाते हुए वो चबा-चबा कर बोला। सारा प्लान उल्टा पड़ गया था। उसे एम्मा से ज़्यादा शेर अफ़गान पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मोटी रकम उससे वसूल करके भी एम्मा को ज़िंदा छोड़ दिया था। "मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी एहतशाम, तुमने तो हमारे बच्चे का भी नहीं सोचा।" पुलिस वैन को दूर जाते देख वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और किसी की जानिब भी देखे बगैर फ़ौरन वहाँ से निकलती चली गई। उस दिन के बाद वह इस्लामाबाद से वापस कराची चली आई थी और आते ही सारी बात एहसान के गोश गुज़र कर दी थी। अलबत्ता जवेरी की तबीयत के बासित ने कुछ भी बताने से मना कर दिया था, मगर किस्मत में शायद मज़ीद इम्तहानात लिखे थे कि एक हफ्ते बाद ही जवेरी का इंतकाल हो गया। दोनों भाई-बहन के लिए ये क़यामत क़यामत से कम नहीं ना थी। लेकिन यही दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसे वापस भी जाना है। जवेरिया के इंतकाल के बाद मैंने खुद की तवज्जो कारोबार की तरफ मोबलस कर ली थी। एहसान भी कॉलेज से आने के बाद फैक्ट्री जाया करता था। ये भी आमा की ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि अभी से वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, ताकि फिर कोई एहतशाम इनकी आंखों में धूल ना झोंक सके। ऊपर से इनकी उसकी अपनी हालत भी गिरती जा रही थी। उसे डर लगने लगा था कि न जाने वो इस बच्चे को भी सही सलामत दुनिया में ला भी पाएगी या नहीं। मगर इस बार अल्लाह ने उसकी परेशानी की खुशी में बदल दिया था। जब 3 माह बाद उसने अपनी छोटी सी जन्नत को पहली बार अपनी बाहों में लिया था, उसका नरम व मुलायम लम्स उसके हर दुख पर किसी खुशगवार फुहार की तरह साबित हुआ था। "आप ही जन्नत को मुझे दो, मैं कमरे में ले जाकर सुला देता हूँ।" एहसान सोती हुई जन्नत को अम्मा की गोद से लेता हुआ बोला, "ठीक है, तुम उसे कार में लिटा दो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।" एम्मा कहती हुई लिविंग रूम से निकलकर किचन की जानिब बढ़ गई। जिसान आज फैक्ट्री से देर से घर आया था और अब खाने के बाद उसे चाय की तलब हो रही थी। एहसान जन्नत को उठाए उसे एम्मा के कमरे में ले आया और काट में लिटाकर उसे प्यार करता वापस कमरे से बाहर निकल गया। जब खिड़की पर डले पर्दे के पीछे छुपा शख्स एहसान के जाने का यकीन करके बगैर कोई छाप पैदा किए काट के पास आया और जन्नत को अपने बाजुओं में उठाकर दिलचस्पी से उसे देखने लगा, जो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। "मेरी शहजादी, पहचाना अपने बाबा को?" वो सरगोशी करते हुए बोला। "जल्द तुम और तुम्हारी माँ मेरे पास होंगे।"
उसके माथे पर भूसा देकर वो फिर उसके चेहरे के एक-एक नक्कूश को देखने लगा कि कमरे के बाहर होती आहट पर चौंका और जन्नत को वापस काट में लिटाकर तेजी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। कौन है?" अंदर आती अम्मा की नज़र उस पर पड़ती ही वो चिल्लाई, अपनी जानिब पुश्त होने की बात से वो उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। "क्या हुआ आपी?" एहसान उसकी आवाज़ सुनता फ़ौरन कमरे में आया। "कोई कोई था, मैंने खिड़की से जाते देखा है।" वो घबराई हुई बोली। इख्तिशाम के बाद एक खौफ सा दिल में बैठ गया था। एहसान तेज़ी से आगे बढ़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा, शायद कोई नज़र आ जाए, मगर वहाँ कोई होता तो नज़र आता। रात के बासत गली में सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी ये लियारी का इलाका था, इतनी रात को जहाँ कोई बाहर नहीं निकलता था। वो खिड़की बंद करके वापस एम्मा के पास आया, जो फ़क्त चेहरे के साथ खड़ी थी। वो अगर ना आती तो शायद वो शख्स जन्नत को नुकसान पहुँचा देता। "कोई नहीं है, चलें अब आप जाकर मेरे कमरे में सो जाएँ।" वो जन्नत को कार से उठाकर उसके पास आया और उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया। कहीं ये एहतशाम तो नहीं, अपना ख़ासता ज़ाहिर करने लगी। "वो जेल में है आपी, और बाहर भी तो आ सकता है।" अब के एहसान खामोश हो गया। वो खुद भी परेशान हो गया था, मगर एम्मा की हालत देखकर उसने कुछ भी ज़ाहिर नहीं करने दिया। "नहीं, ये भी तो हो सकता है वो चोर हो। अब आप आराम करें, मैं लिविंग रूम में ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज़ दे दिएगा।" वो उसे और जन्नत को अपने कमरे में छोड़कर खुद बाहर निकल गया। उसे जन्नत के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, इसीलिए वो आज दोपहर में मार्केट चली आई थी। सारा सामान लेने के बाद वो अपनी चादर ठीक करती तेज़ी से अपनी गाड़ी के पास आई और सामान पिछली निश्त पर रखकर दरवाज़ा बंद करती ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। जन्नत घर पर अकेली थी, इसलिए उसे जन्नत की फ़िक्र हो रही थी। हालांकि उस वाक़ये को 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। उसके बाद से उसने फिर किसी को घर में घुसते या निकलते नहीं देखा था, मगर फिर भी दिल में डर सा बैठ गया था। जन्नत जाग ना गई हो, वरना रो-रो कर बुरा हाल कर लेगी। उसने सोचते हुए अभी गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि कोई तेज़ी से दरवाज़ा खोलता उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। "जल्दी चलाओ, गाड़ी चलाओ।" चेहरे पर नकाब लगाए, हाथ में पिस्तौल थामे वो उसकी हैरत से खुली आंखों में झांकता गड़गड़ाया। "चलो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो?" वो झुरझुराकर बोला। अहमद, जो हैरत से उसे देख रही थी, फौरन संभलते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। "इस रास्ते पर डालो गाड़ी।" एक और हुक्म जारी हुआ। उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल देखकर वो खौफजदा होती साबत में सर हिलाने लगी और फौरन गाड़ी उसके बताए रास्ते पर डाल दी। चंद मिनट बाद वो एक सुनसान सड़क पर मौजूद थे, जब उस आदमी ने गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। "बस, अब यहाँ से चले जाऊँगा मैं," वो अब पुरसुकून सा बोला, जबकि उसकी आवाज़ पर गौर करती अम्मा हैरत से गोया हुई। "तुम वही किडनैपर हो ना? अरे वाह छोरी, बड़ी अच्छी याददाश्त है," उसने कहते हुए चेहरे का नकाब हटाया। अम्मा खामोशी से उसे देखती रही। इस अरसे में एक यही तो चेहरा था जो उसके ज़हन से निकल नहीं पाया था। "क्यों भाग रहे थे तुम?" चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा। ना जाने क्यों अपने सामने मौजूद शख्स से उसे डर नहीं लग रहा था। वो कुछ लोग पीछे लगे थे। एक बार फिर सुकून से जवाब दिया। "क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? हाथ नहीं कांपते मासूम लोगों का कत्ल करते वक्त?" "ओ छोरी, पेट की आग बुझाने के लिए ये सब करना पड़ता है, और आज तक जिनको मारा है वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे, बल्कि वाजिब अल कत्ल थे। इस हुकूमत को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। इस मुल्क की गंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ।" शेर अफगान फ़ख्र से अपने कॉलर कड़वा कर बोला। अम्मा उसे देख कर रह गई। वो जो अपने करतूतों को ऐसी शान से बता रहा था कि गुंडा नहीं, मुल्क का मुहाफ़िज़ हो। शेर अफ़गान ने पिस्तौल जेब में रखी और चेहरा मोड़कर उसे देखा। "वैसे छोड़, ये बता, मुझसे शादी करेगी?" अब क्या अम्मा हैरत से उसे देख के गई। जिस शख्स ने चंद माह पहले उसे पैसों के लिए किडनैप किया था, आज उसके सामने बैठा शादी शादी की पेशकश कर रहा था। "दिमाग दुरुस्त है आपका? मैं शादीशुदा एक बच्ची की माँ हूँ, तो क्या हुआ, मैं संभाल लूँगा तुम्हारे साथ तुम्हारी बच्ची को भी। और तुमने खुला नहीं लिया अपने शौहर से?" वो वैसे ये बोल रहा था जैसे बहुत बेतलफ़ी हो इनमें। "ये आपका मसला नहीं है।" और गाड़ी से उतरे। "मुझे घर जाना है," वो नागवारी से बोली। जलनक एहतशाम के जेल जाने के बाद ही उसने खुला का केस भी दायर कर दिया था, मगर इस गुंडे को बताना उसे मुनासिब नहीं लगा। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन सोचना ज़रूर मेरी ऑफ़र के बारे में, कसम से बहुत खुश रखूँगा।" वो कहता हुआ फौरन गाड़ी से बाहर निकल गया, मगर उसके लफ्ज़ों की बारकश ने आमा का पीछा नहीं छोड़ा। घर आने के बाद भी शेरवन को सोचती रही थी, ये गुंडे के साथ शादी वो सोचना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे ही सोचे जा रही थी। एहसान जब घर आया तो उसने आज का सारा वाक़या भी उसके गोश गुज़र कर दिया था। कम उम्र होने के बाद से एहसान को भी समझ नहीं आया आखिर इस मामले से कैसे निपटे। वो एक गुंडा था और अपनी बात पूरी ना होने पर इन्हें कोई भी नुकसान पहुँचा सकता
پوچھا تھا، آپ پریشان نہ ہوں اپی، ہم ایسا کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ایما پھیکا سے مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور وہ احسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتا ہوا اس دن کے بعد سے شیروان پھر اس سے ٹکرایا نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ادا ہی کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایما کو اس سے کوئی ڈر تھا، لیکن شیروان وہ شخص تھا جس نے اس کی اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایما کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اس کی شادی کی بات نے ایما کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، احتشام سے اس کی خلا ہو چکی تھی، اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور احسان پر ہی تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں سے پرسکون سے گزر رہی تھی، اور مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام اس سے نہ ٹکراتا۔ وہ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت خرابی کے بعد سے وہ جلدی جلدی گھر کا کام نپٹاتی اب صاحب ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑے وہ ہسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے احسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو۔ خود وہ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے بر وقت بریک لگایا، ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا، ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی، جب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا، مجھے پہچانا نہیں جانے احتشام؟ دو قدم کے فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکرودہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، جبکہ ایما بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھ گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جاگ گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مزید اس کی جانب بڑھا۔ ایما کو اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی۔ ہاں آج ہی جیل سے فرار ہوا ہوں اور قسمت دیکھو راستے میں تم ٹکرا گئی۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کسی نے گریبان سے پکڑ کر اسے دور دھکیلا۔ احتشام لکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ وہ اپنے سامنے کھڑے شیروان کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس کڈنیپر نے کہ اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں میں وہی شیروان جسے تم نے ایما کو مارنے کے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابلے کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ ایما حیرت و پریشانی سے شیروان کو احتشام کو مارتے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا بھی تھا، اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج پتہ چلا تھا خود شیروان کے منہ سے۔ چھوڑ دو اسے شیروان، وہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری ہوتی حالت دیکھ کر ایما چلائی۔ اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا تھا، حالت نڈھال سی ہو گئی تھی۔ بھلا ایک گنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ تو بیچارہ پیٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شیروان کا بازو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تم بہت شوق سے نہ جیل سے بھاگنے کا؟ پولیس جو احتشام کے جیل سے بھاگنے کے بعد اسے ڈھونڈتے پھر رہی تھی۔ یوں ان تینوں کو سنسان سڑک پر کھڑے دیکھ کر اس کے پاس آ کر وین رکی، مگر احتشام کو دیکھتی ہی آفیسر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے آفیسر، یہ ہی گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شیروان نے صفائی سے جھوٹ بولا، جبکہ اس کی بیوی کہنے پر ایما نے گڑبڑ کر اسے دیکھا، جو مزے سے اسے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ آفیسر کے کہتے ہی اس نے ایما کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے ضروری نہیں۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا، یہ سڑک سنسان نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایما نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر سامنے
کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں ایمان۔ جب سے ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب باہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی واردات میں تبدیل ہو گئیں۔ جانتا ہوں میں ایک گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اما، نوکری بھی تلاش کر لی ہے تاکہ تمہیں اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شیر اکبر کی بات پر ایمان نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا۔ ایسے حیران نہیں ہو، میں مجبور تھا تم پہ نظر رکھنے پر۔ ایمان کی حیرانی کو بھانپتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے؟ ہاں میں ہی تھا، اس نے صحابت میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا یا چاند تارے توڑ کر لانے میں جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو تھامے ایما الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گنڈے کو شوہر کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا پر ناممکن نہیں۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باسط وہ گناہوں سے بھری دنیا کو چھوڑ رہا تھا تو کیا پھر بھی اپنے اس محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گھری تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، جیسے شیر اول کی آواز نے توڑا، میں کل جواب لینے آؤں گا ایما، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، مگر جب ہاتھ بڑھا کر ایما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید شیر اکبر کو اس دلدل بھری زندگی سے باہر لانے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا کہ بروقت اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو اتحام سے دھوکہ کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ختم شدہ۔